हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का स्टार क्लब ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग प्लेटफॉर्म का सार संग्रह देखने वाले हैं, जिसमें पहले हम लोग 2 वीडियो इसका देख चुके हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था? तो ये पेशा अधिनियम 1996। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था या सौंपा गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 का ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो राज्य वित्त आयोग की भूमिका होती है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच कर यानी टैक्स, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण करना। और भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख मिलता है? तो पंचायत का उल्लेख 9 में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे? तो ये अनुच्छेद 154 में है। और भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में निहित है और रूस के संविधान से लिया गया है। और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50। और भारत का संवैधानिक निकाय कौन नहीं है? तो नीति आयोग है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का युग का शुभारंभ हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था और पंचवर्षीय योजना रूस देश से लिया गया था। चलिए अगला है कि पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय बजट को किस शेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण रूप में भी जाना जाता है? यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है? तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार गारंटीकृत है। तो ये सब संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है कि 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? तो किया गया था कि यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथाशक्ति बालक को मतलब प्राथमिक शिक्षा देना है बालक था। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का अंग है? तो जो नगर पंचायत होता है वो शहरी शासन का अंग होता है। और भारत में राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। और भारत में कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं? अमेरिका में 2 बार है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, जितना बार चाहेगा उतना बार आदमी बन सकता है। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के कितने सदस्य निर्देशित कर सकता है? तो 2 सदस्य का नाम निर्देशित कर सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है कि निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामलों में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष राजभाषा अधिनियम नियमित हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। और नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन का सही परिभाषा क्या है? तो निगम के मनोनीत सदस्य। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। तो ग्राम सभा किससे मिलकर बनी होती है? तो ये पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से लिया है इसको? तो फ्रांस के संविधान से लिया है। और फ्रांस का जो संविधान है ये फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ये 1789 ईस्वी में हुई थी, उसी में इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला प्रश्न है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो मत देने का अधिकार है यह एक राजनीतिक अधिकार है। क्या है? राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि 18 वर्ष जब उम्र होती है तभी हमको मिलती है। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। जब आप 18 वर्ष हो जाते हैं तब आपको मत देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 243 के तहत। अगला प्रश्न है कि सामान्य परिस्थितियों में सामान्यतः नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव का निषेध किया गया है? तो यह अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के तहत ये सब पर भेदभाव का निषेध किया गया। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है तो संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कौन निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। और उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री के अध्यक्ष होते हैं महासचिव। और कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है छावनी परिषद। अगला है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित समन्वित योजना के तहत भूखंडों के मानचित्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्रोन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी में इसको शामिल किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? 123 के तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। और 213 राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो कानून और सेवाएं हैं ये स्थानीय निकायों के तहत नहीं आता है। अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार के तहत आएगा और केंद्र सरकार के तहत आता है। अगला है कि किस वर्ष 42वां संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये 1976 में। और जो डाक जो सेवाएं होती है ये जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं होती है, एक केंद्र सरकार का है। और भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया था? तो संघीय न्यायालय जो था 1937 में कार्य करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि पोक्सो एक्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोक्सो एक्ट का पूर्ण रूप होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है। पोक्सो एक्ट के तहत किस किया जाता है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? तो समवर्ती सूची का भाग है खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था? तो अनुच्छेद 20 के तहत ये है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकार की सूची में शामिल किया गया था? तो ये शिक्षा के अधिकार को।
और भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है, उसको महापौर बोलते हैं। और भारतीय संविधान में हुए 73वें और 74वें संशोधन द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो ये 33%। कितना? 33%। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। और 124 में क्या है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और 214 में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं की जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक ये बनी रहेगी, या इससे अधिक नहीं? तो ये 5 वर्ष। और अगला प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिसे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल अनुच्छेद 51 में शामिल था? तो ये 42वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो ये 74वां जो संविधान संशोधन हुआ ये नगर पालिका से संबंधित है और 73वां ग्राम पंचायत से। और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो मूल अधिकारों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में ही चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या इससे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 280 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4 का जो क है या ए है, ये मौलिक कर्तव्य से है और अनुच्छेद 51 का ए। और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची कौन सी शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो शहरी स्थानीय निकाय। कौन है? शहरी स्थानीय निकाय। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया था? तो ये 2022 के तहत। और कौन सा सांकेतिक कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो ये संघवाद। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के उद्देश्य यानी प्रस्तावना, उद्देश्य को प्रस्तावना बोलते हैं, जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन। और बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो ये गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ जाता है कि बीटिंग द रिट्रीट जो आधिकारिक तौर पर भारत के लिए उत्सव है ये कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को। कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 जनवरी को। और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन थी? तो ये तमिल थी। कौन थी? तमिल। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन के संबंध में विवरण प्रदान करता है? तो ये वित्त विधेयक, ठीक है, जो 112 में है। और न्याय पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। और भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की जो उम्र सीमा था बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया था। इस कानून का पालन करने से लाभ है कि इससे किशोर गर्भावस्था में कमी आएगी, बाल विवाह रुकेगा। और एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार संसद ने संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संशोधन अधिनियम किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत हो सकता है, जो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। और कौन सा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो सामंतशाही को प्रोत्साहन देना है भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। अगला है कि कौन सा ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? तो ब्लॉक समितियों की बजट की जांच करना और अनुमोदन करना एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगी? तो ये 243 के 1 में है। तो ये राज्य स्तर पर वित्त आयोग का जो राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा 243, और ऐसे केंद्र में है जो राष्ट्रपति करते हैं 280 के तहत।
और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है? तो 352 में, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में। और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो ये बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। चलिए अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत एवं विश्व का भूगोल देखते हैं कि किस महासागर की जो जल निकाय है 15,55,08,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है। तो ये आर्कटिक महासागर है। और सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है। और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। स्थलीय ग्रह किसे कहते हैं? तो बुध को स्थलीय ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्तता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2003 ईस्वी में हुई थी। और भारत में चूना पत्थर की गुफा का क्या नाम है? तो बोरा गुफा। बोरा गुफा जो है वो चूना पत्थर की गुफा है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन है? तो ये है आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन किन नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निक्षेपित मतलब काट कर ले आता है ये मिट्टी, उसी को मतलब जलोढ़ मिट्टी का जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि 40 से 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच में वर्षा होती है? तो इसको शीतोष्ण पर्णपाती वन जो होता है, इसी प्रकार के वन में इतना वर्षा होती है 500 से लेकर 1500 मिलीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि गढ़वाल में रैनी गांव जो 1970 के दशक में हुए पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है, तो कौन हुआ था? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन से नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ये घग्गर और तीस्ता नदी के बीच। अगला प्रश्न है कि टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपटपट्टी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना पर्वत रूस में यूराल पर्वत। रूस में जो यूराल पर्वत है वो टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना है। अगला प्रश्न है कि लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुरा श्रेणी और दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी घाट से। तो यह है दक्कन का पठार। किसका है? दक्कन का पठार जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे स्टेशन किस प्रकार की गेज है? तो नैरो गेज जो सबसे छोटी लाइन का है। एक मौसम संबंधी उपकरण जिसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा का मापन के लिए किया जाता है वो प्लूवियोमीटर होता है। प्लूवियोमीटर से प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैकाल झील कहाँ है? तो दुनिया का आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा है और गहरा भी है, तो ये रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि एल्ड्रस हिरन उप प्रजाति जिसे IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया वह केवल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये मणिपुर के केवुलम जाओ में पाया जाता है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। उस दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा। कौन है? बनिहाल दर्रा। और अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो ओक, जूनिपर्स और मेपल। ओक, जूनिपर्स और मेपल नामक वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की कौन सी नदी का बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है जिसे 80% भाग जो उसका है महाराष्ट्र में स्थित है? तो ये तापी नदी है। और अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण खनिजों में एक कौन है? तो यूरेनियम महत्वपूर्ण खनिजों में स्थान रखता है। अगला है कि हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे किस एक और नाम से भी जाना जाता है? इसको लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो 7 अप्रैल को स्थापना 1948 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया GDP क्या कहलाता है? तो उस GDP को ग्रीन GDP कहते हैं। और GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद।
चलिए अगला है कि कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की परम सीमा और मौसमी अवतरण का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि तटीय स्थिति होने के कारण। अगला प्रश्न है कि खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन वर्षा 12,000 mm वर्षा होती है? तो ये मानसीराम है। और खासी पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। मानसीराम और चेरापूंजी दोनों में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, तो ये दोनों कहाँ है? मेघालय में है। और पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडोसिटिक है? तो ये महाद्वीपीय परपट्टी में। और चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। अगला है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून और द्वार कहा जाता है। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून और द्वार कहा जाता है। और दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहाँ 7640 mm औसत वर्षा होती है, किस राज्य में है? तो ये अगुम्बे कर्नाटक में है। और गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? तो ये दक्षिणी महासागर है। कौन है? दक्षिणी महासागर। और मेक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? तो ये कैरेबियन सागर है। कौन सा है? कैरेबियन सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो ये पर्णपाती वन आयोम है, वन बायोम है। अगला है कि किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट भूपर्पटी से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई? तो ये अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। अगला है कि कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है? तो कार्बी आंगलोंग समझौता ये असम के जातीय समुदाय से संबंधित है। और नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में और 11 राज्यों में फैला हुआ नदी बेसिन कौन है? तो ये गंगा नदी बेसिन है। और मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो महू के पास से वरुणा नदी निकलती है। कौन निकलती है? वरुणा नदी। और दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर है। दामोदर की सहायक नदी बराकर है। ये दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक। और आपको झारखंड का भी शोक इसी को कहा जाता है। दामोदर नदी को झारखंड का भी शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती है। ये किस क्षेत्र में होती है? तो शीतोष्ण क्षेत्र में होती है। अगला है कि न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की अधिक ऊंचाई तक बढ़ती है, उसका नाम है डावोनिया सुपरबा। क्या है? डावोनिया सुपरबा। और भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी तो ये लूनी नदी है और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, जिसको द रिवर ऑफ एफिमेरल कहा जाता है। जो नदियाँ विलुप्त हो जाती है मरुस्थल में उसको द रिवर ऑफ एफिमेरल कहा जाता है। अगला है कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और भारत के पूर्वी तट पर पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किस एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो मलाबार तट का नाम नहीं है। अगला है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक जो विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है, तो ये एयर इंडिया है। कौन है? एयर इंडिया। गिद्धा नृत्य शैली संबंधित है तो पंजाब से। और भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो पूर्व दिशा में। और क्यांत्री जो शैल है किसका उदाहरण है? तो ये संगमरमर का उदाहरण है। और कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो यूफोर्बिया के लिए आदर्श है। चलिए अगला है कि सागादावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सागादावा ये सिक्किम में मनाया जाता है। झूम कृषि केनुको के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला के झूम कृषि को कोनुकू के नाम से जाना जाता है, कोनुकू। चलिए अगला है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये लिंगानुपात कहते हैं। सबसे ज़्यादा केरल में है, केरल में सबसे कम हरियाणा में। और भूटान, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगुलट्रम। और भारत की नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी, गंगा भी उसी में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय
तटों को क्या कहते हैं? तो इसको समुद्र भृंगी कहते हैं, समुद्र भृंगी, जिसको सी क्लिफ के नाम से जानते हैं। और सुंदरी जो वृक्ष होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैदानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है। और पृथ्वी की महासागरीय परत, ऊपरी परत क्रस्ट के रूप में होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में। खरीफ में कौन सा फसल आता है? धान। और रबी में गेहूँ, रबी में गेहूँ, याद रखिएगा। अगला है कि किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता को। किसको? कोलकाता को जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अगला है कि एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हैं भारत और श्रीलंका। एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हैं भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है वह महासागर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है वह महासागर अटलांटिक महासागर है। कौन है? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि पंथी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ से। पर्वतीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष? तो पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह स्थित है? गोवा में। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। मारमा गोवा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से कौन अलग करता है? तो ये डंकन पास करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? तो ये प्रवास से जुड़े हुए हैं। और अमृतसर में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। और कोरियोलिस बल किसके कारण होती है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। और दिन का जो न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है प्रातः काल में न्यूनतम होता है। और लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर तो ये हरियाणा का है। और पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक गस्योत्सव है? तो ये तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में। ओणम केरल में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। चलिए अगला है कि किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना में लाल सड़न रोग कौवा के कारण। और भारत के साथ कितने देश भूमि साझा समझौता करते हैं? तो 7 देश। और अल्पाई वलन पर्वत कौन है? तो अल्पस। और तलछटी चट्टानों का उदाहरण बलुआ पत्थर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में। अगला प्रश्न है कि भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी का संबंध किससे है? तो ये पश्चिम बंगाल से है। काल बैसाखी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। और सतह पर तरल पानी वाला एकमात्र ग्रह जो पृथ्वी है, पृथ्वी को लाल पानी के कारण इसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला है कि बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ सीमा समझौता करता है? तो मेघालय, पश्चिम बंगाल। अगला है कि एलेला ककारी एक आदिवासी नृत्य है जो कहाँ का है? एक केरल में मनाया जाता है। अगला है कि स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? स्वनिधि से समृद्धि तो आवास और शहरी मामले से। गोरखपुर भारतीय रेलवे का मुख्यालय किसका है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं? तो गेहूं। शीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं? तो गेहूं के लिए। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का स्थापना 1960 में इसमें हुआ था। 1960 में। और प्राचीन निमराना बावड़िया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र कौन है? कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर। झूम कृषि को असम में किस नाम से जानते हैं? तो उसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। झूम कृषि को असम में स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रोरिंग 14 गजरता चालीसा के नाम से जानता है पश्चिमी हवाई को गजरता रोरिंग 14 के नाम से जानते हैं। अगला है कि असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व मध्यम में है। 21 प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगला है कि असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू जो त्यौहार है असम में मनाया जाता है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो पाक जल डमरूमध श्रीलंका को भारत से अलग करता है। कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है रेयान को कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? तो ये गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी का जो केंद्र भाग जो है कोर मुख्य रूप से निर्मित है लोहा और निकेल से है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकारों में। कितने? 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकारों में। उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है गंगा नदी को। उद्गम स्थल पर भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। और कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है, तो बिजली संस्थागत कारक नहीं है। अगला है कि नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी कौन है? तो ये घाघरा है। और मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उसके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो जनसंख्याकी कहते हैं, जिसको डेमोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं। और सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर के नाम से जानते हैं, उसको जन्म दर कहते हैं। अगला है कि अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समानांतर पर्वतमालाएं कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3। और दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है अमेजन। और भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। और पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण बचाती है ओजोन परत। अगला है कि मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन संचालित होते हैं सूर्य से। चलिए अगला है ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो उसको हॉट्स बोलते हैं, हॉट्स। और अगला है कि गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है मध्य प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी सभ्यता का उष्मा यंत्र इनक्यूबेटर कहा जाता है भूमध्य सागर को। इनक्यूबेटर, पश्चिमी सभ्यता का इनक्यूबेटर उष्मा यंत्र भूमध्य सागर को कहते हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 होता है? कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। और राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़। राउत नाचा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो ये प्रयागराज। किसके साथ? प्रयागराज के साथ। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक कृषि को कहा जाता है, तो औद्योगिक कृषि को गहन कृषि के नाम से जानते हैं। हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो हेड काउंट एक गरीबी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान के किस जिला में? अजमेर में। और स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का देन है। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और सिंधु नदी की सहायक नदी सोन नदी है। सॉरी, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सोन गंगा की सहायक नदी है। अगला है कि भारत के पार, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीपीय देश शामिल हैं? तो 2 देश है। कितने हैं? 2 देश। और भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाटी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। और भारत की जनगणना में जानकारी प्रदान करती है जनसंख्या के बारे में। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म फॉसिल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के उच्चतर दरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर अल्ट्रावायलेट विकिरणों की क्रिया के उत्पाद को क्या कहते हैं? तो उसको ओजोन कहते हैं, O3। अगला है कि गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों में से प्रदूषित हुई है? तो ये गंगा हो गई है। और भारत का एकमात्र झील जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है, तो ये लोनार झील है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए लवस्तर है, वाष्पमुख है और उष्णोत्स है। और पूर्णा और गिरना नदियाँ किस नदी प्रणाली की सहायक नदी है? पूर्णा और गिरना, तो ये ताप्ती की सहायक नदी है। पूर्णा और गिरना ताप्ती की सहायक नदियाँ है। अगला प्रश्न है कि बर्नाली दास के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने कितने तारों सूर्य से भी गर्म की खोज की है? तो 8 तारों की खोज की है। किसके नेतृत्व में? तो बर्नाली दास के नेतृत्व में। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत है। और सबसे अधिक हिंदी के बाद बंगाली। अगला प्रश्न है कि सिली भवन शब्द किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो ये चट्टानों से है। और बाढ़ाकृत मैदान के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार की गहन कृषि को खादर कहते हैं, यानी नई मिट्टी को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। और वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है? 106। अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक बहिर्ग्रह
की खोज की जिसका आकार बृहस्पति के आकार से कितना गुना है, तो 101.4 गुना, 1.4 गुना है। और भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार के जलवायु से प्रसिद्ध है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून से। और भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है या किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भूमध्य अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक गर्त है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वेंस जोन्स होता है। अगला है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है उसको जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव मंडल, उसको जैव मंडल बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ नदियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं जो डैश से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ, तो 1980 से। और कारण क्या है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये ओजोन स्तर में कम हो रहा है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है कि वाटर शेड प्रबंधन का हिस्सा कौन है, तो ये सूखे और बाढ़ से निपटना, भूजल का पूर्ण भरण करना, अनुप्रवाही नदियों में जल स्तर को पूर्वतः करना मतलब पहले जितना था उतना करना। और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया कोयला क्षेत्र है। अगला है कि हिमालय की सबसे बाहरी रेंज पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है, तो ये 900 से 1100 मीटर है। हिमालय पर्वतमाला शिवालिक की लंबाई ऊंचाई कितनी है, तो 900 से 1100 मीटर। और कौन सी वायु राशि गर्म है, तो उष्णकटिबंधीय जो होती है महाद्वीपीय, ये गर्म राशि होती है, वायु राशि होती है। और भाषाओं की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन थी, बंगाली, हिंदी के बाद बंगाली। अगला प्रश्न है कि अधिकांशतः दक्कन पठार में पाई जाती है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल है, तो ये काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक पाई जाती है, फैली हुई है। और स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया है, तो असम के कहाँ, डिगबोई में। कब, तो 1901 ईस्वी में खोजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में रहता है, तो ये महानदी, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। और कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य है, तो मानस वन्यजीव एक अभयारण्य अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया हुआ है। और गंगा नदी के आसपास रहने वाली आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कौन से भाग ले सकती है, तो नदी के किनारों पर खुले में शौच न करने से। अगला है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहते हैं। और वेनुवन बिहार बौद्ध मठ किस भारतीय राज्य में है, वेनुवन, तो ये त्रिपुरा में है। किस राज्य में है, त्रिपुरा में है। और भारत में मलंज खंड नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है मलंज खंड, ये तांबा है। और जल संभर प्रबंधन में निम्न पर जोर दिया गया है, तो जल एवं मृदा का संरक्षण, भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार, जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि। अगला है कि कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो ये करता है ऊंचाई, अक्षांश एवं दबाव और हवाएं। और 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान चौथा था। अगला है कि बिहार के शोक के रूप में जाने जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण